देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है क्रिस्टलीय ठोस क्या है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम समझेंगे और उदाहरण समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या है, वे ठोस जिनके अवयवी कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। देखिए पांचों क्वेश्चन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने ठोस अवस्था चैप्टर पढ़ रखा है या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोग नए स्टूडेंट हैं तो आपको ये इन क्वेश्चंस का आंसर जानना बहुत ही जरूरी है। तो क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि किसी कोई भी ठोस है तो उसमें अवयवी कण होंगे। ठीक है, अवयवी बहुत सारे अवयवी कणों से मिलकर ठोस बनते हैं। अब चाहे वो आपके परमाणु हो, अणु हो या कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन बहुत सारे अवयवी कणों से मिलकर जो आपके ठोस हैं वो बनते हैं। ठीक है, अवयवी कण में कौन कौन आते हैं, जैसे परमाणु हो गया, अणु हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके अवयवी कणों में आते हैं। तो देखिए अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल में आपका जो क्रिस्टलीय ठोस है वो चांदी। जैसे चांदी जो आपका है, इनके जो अवयवी कण होते हैं उनमें दीर्घ परास व्यवस्था होती है। ठीक है, अब दीर्घ परास व्यवस्था क्या होती है जो मैं आपको बताऊंगा जब मैं चैप्टर आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, तो मैं सबके बारे में डिस्कस करूंगा। आज आप इस डेफिनेशन को याद रखिए। ठीक है, चांदी हो गया, तांबा हो गया, उसके बाद में सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये सब जो आपके होते हैं, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl, ये आदि, ये सब जो है क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। इनमें जो अवयवी कण होंगे उनकी दीर्घ परास व्यवस्था होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, चांदी, तांबा, सोडियम क्लोराइड आदि। समझ में आया। ऐसे अगर मान लीजिए अक्रिस्टलीय ठोस पूछ लिया गया तो आप लोग कह सकते हैं वे ठोस जिनके अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था, दीर्घ के स्थान पर आप लोग लघु कर दीजिएगा, होती है, वो क्या होती है, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है, अब अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल्स भी आपको जानने जरूरी हैं। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस का जो उदाहरण है वो जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक, ये सभी जो है अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि धात्विक ठोस को स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो आपका मेटेलिक सॉलिड होता है, धात्विक ठोस होता है, वो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें भी सिंपल है, इसको चलिए हम लोग जानते हैं। तो देखिए जो ठोस धातुओं के गुण प्रकट करते हैं, जो ठोस धातुओं के गुण प्रकट करते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, धात्विक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, जो ठोस धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं या प्रकट करते हैं वे धात्विक ठोस कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण इसका होगा, उदाहरण में जो आपका धात्विक ठोस है जैसे सोना एक धातु है। ठीक है, मेटल है। चांदी हो गया, तांबा हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके होंगे धात्विक ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस जो है कई प्रकार के होते हैं जिसमें धात्विक ठोस भी आता है। इसमें भी आपको चांदी, सोना, तांबा, ये सब इसका उदाहरण होगा। जैसे मैंने आपको बताया था क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण चांदी, तांबा, सोडियम क्लोराइड, तो ये जो धात्विक ठोस है ये क्रिस्टलीय ठोस का ही प्रकार है। ठीक है, जिसमें आपका ये सोना, चांदी, तांबा ये सब आते हैं। अब अगला हमारा तीसरा सहसंयोजक ठोस, यानी कि सहसंयोजक ठोस क्या होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए सहसंयोजक ठोस, ठीक है, सहसंयोजक ठोस क्या होता है, थोड़ा आप अच्छे से लिखिएगा। तो सहसंयोजक ठोस क्या होता है, इसमें क्या होगा, जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक, ठीक है, क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं, परमाणुओं
से बने होते हैं। ठीक है, जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक ठोस। तो लिखिए हुए सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, तो सहसंयोजक ठोस क्या है? ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं वो कहलाते हैं सहसंयोजक ठोस। अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो सहसंयोजक ठोस का एग्जाम्पल होगा हीरा, डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट और एक आपका होगा सिलिका। ठीक है, ये सब आपके सहसंयोजक ठोस के एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, तो समझ में आया? ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक, देखिए बहुत सारे क्रिस्टल जालक मिलकर ठोस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तभी तो ठोस के जो परमाणु होते हैं, ठोस बहुत मजबूत होता है। तो जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं वे सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपका हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, ये सब बहुत ही मजबूत होती हैं। हीरा आप देखेंगे तो बहुत मजबूत होंगी क्योंकि इनके क्रिस्टल जालक परमाणु से बने होते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा जो है ये बिंदु दोष यानी कि जो ठोसों में दोष पाए जाते हैं उनसे रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था फाटकी दोष, फ्रैंकल दोष, बहुत सारे दोष मैंने आपको बताया। उन्हीं में से ये है कि क्रिस्टलों में कौन सा बिंदु दोष संबंधित ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। यानी कि ठोस जो क्रिस्टल, बहुत सारे क्रिस्टल से मिलकर ठोस बनते हैं, तो क्रिस्टलों में ऐसा कौन सा बिंदु दोष है जो ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। यानी कि मान लीजिए अगर वो दोष ठोस में हो जाए, क्रिस्टल में हो जाए, तो उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, घनत्व क्या होता है? घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि जितना उसका द्रव्यमान है, जितना आयतन है उस ठोस का, उनके डिवाइडेशन को हम घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो पूरे घनत्व में जो है ऐसा कौन सा दोष है क्रिस्टलों में जो अगर हो जाए उस क्रिस्टल में तब भी उसके घनत्व में परिवर्तन नहीं होगा, तो वो है आपका फ्रैंकल दोष। ठीक है, फ्रैंकल दोष। ठीक है, फ्रैंकल दोष एक ऐसा दोष है जो क्रिस्टल में हो जाए तो उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रैंकल दोष बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एफ केंद्र क्या है, यानी कि व्हाट इज एफ सेंटर। तो इसका हेडिंग डालते हैं, छोटा सा इसका डेफिनेशन लिखते हैं ताकि आपको याद रहे हमेशा। ठीक है, तो एफ केंद्र क्या है? वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, एफ केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? एफ केंद्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि क्या कहा गया? वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में, यानी कि ऋणायन की जगह पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उसे हम कहते हैं एफ सेंटर। तो इसको समझेंगे कैसे? देखिए यहां पर ये एक आपका क्रिस्टल जालक है। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे अणु, तो देखिए ये एक क्रिस्टल है। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे यहाँ पर आपके रिक्तिका हैं, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या? इस रिक्तिका में धन आयन ऋण आयन होंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर धन आयन, यहाँ पर ऋण आयन, यहाँ पर धन आयन, यहाँ पर ऋण आयन, यहाँ पर धन आयन, यहाँ पर ऋण आयन। ठीक है, यहाँ पर धन आयन, यहाँ पर ऋण आयन ऐसे उपस्थित हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ऋण आयन, यहाँ पर भी धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन। अब देखिए इस क्रिस्टल में है क्या? इस क्रिस्टल में एक स्थान है जहां पर ऋण आयन होना चाहिए, बट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया है। ठीक है, क्या है? एक इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया है, तो इसी को हम कहेंगे एफ केंद्र। क्या कहा गया? वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, एफ केंद्र कहलाता है। तो देखिए यहाँ ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन आकर इस जगह पर बैठ गया है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एफ
केंद्र। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है एफ केंद्र कहलाता है। न्यूमेरिकल कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी कि 72 ग्राम जल दिया गया है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH है, ठीक है, दोनों का मिश्रण है और पूछा जा रहा है कि दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका सूत्र तो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप न्यूमेरिकल्स को पढ़ें, उसके बाद जो न्यूमेरिकल में दिया गया है उसको लिखें, यही सब ट्रिक है। तो देखिए 72 ग्राम जल दिया गया है, यानी कि जल का आपको भार दिया गया है, तो लिख लेते हैं जल का भार, ठीक है, जो कि दिया गया है 72 ग्राम, तो लिख लेते हैं 72 ग्राम। उसके बाद में दिया गया है एथिल अल्कोहल का भार, यानी कि C2H5OH का भार, जो कि दिया गया है स्टूडेंट 92 ग्राम, यानी कि 92 ग्राम, ठीक है। विलयन में इन दोनों का भार अलग अलग दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको जल का भी और एथिल अल्कोहल का भी मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो जल और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज अलग अलग ज्ञात करना है। इसका सूत्र तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं जब मैंने मोल प्रभाज पढ़ाया था, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं मोल प्रभाज शुभम लेक्चरर, अगर पढ़ना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या है, देखिए जल का मोल प्रभाज मान लीजिए आपको निकालना है, तो जल के मोलों की संख्या अपान फिर से जल के मोलों की संख्या और प्लस जो दिया गया है साथ में एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। और उसके बाद में देखिए अगर आपको निकालना है एथिल अल्कोहल का, ठीक है, तो इसका कैसे निकाल सकते हैं, तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ऊपर लिख दीजिए, नीचे फिर एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या लिखिए और प्लस जो दिया गया है, यानी कि जिसका आपको मोल प्रभाज ज्ञात करना है उसको ऊपर और नीचे दोनों स्थान पर लिखना है और जो साथ में है उसको बगल में लिख देना है प्लस करके नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोलों की संख्या कैसे निकालें, जैसे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, तीनों जगह जो है मोलों की संख्या दी गई है, जल में भी यही दिया गया है मोलों की संख्या। तो इसके मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो फार्मूला होता है जैसे मान लीजिए किसी भी पदार्थ का निकालना है, चाहे जल का चाहे एथिल अल्कोहल का, तो आपको उसका भार और उसका अणुभार लिख देना है, आपका मोलों की संख्या निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है जल का भार दिया गया है, इसका अणुभार हम निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, तब हम मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। जब मोलों की संख्या मिलेगी तभी मोल प्रभाज ज्ञात होगा। तो देखिए जल का अणुभार, तो अणुभार को हम कैसे निकालते हैं, तो इसका होता है H2O और H2O का जो अणुभार होगा वो कितना होगा, तो H है, H का अणुभार होता है 1, तो 1 कितनी बार है, 2 बार, तो 1 + 1 2 और प्लस O का ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो 16 होता है, तो 16 और 2 18, यानी कि जल का अणुभार 18 मिल गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल का अणुभार C2H5OH का अणुभार। अब जब हम अणुभार निकाल लेंगे तो इसका मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, मोलों की संख्या निकाल लेंगे, बस मोल प्रभाज हम फाइनली प्राप्त कर लेंगे। तो C2H5OH का मोल प्रभाज जो होता है कार्बन का होता है आपका 6, ठीक है, तो 6 है तो 2 दिया, यानी कि कार्बन का 12 होता है अणुभार, तो 12 जो है C2 दिया गया है तो 12 का 2 से गुणा यानी कि 24, ठीक है, और प्लस H है 5 दिया गया है तो 1 का 5 में गुणा 5 हो जाएगा, प्लस O दिया गया है, O का होता है 16 और प्लस H का 1, जब सभी को जोड़ेंगे तो फाइनली 46 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए अब हमें मोलों की संख्या ज्ञात कर लेनी है, तब इस फार्मूले पर रखना है। तो देखिए अब हम पहले ज्ञात कर लेंगे जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, जल के मोलों की संख्या होगा, जल का भार कितना दिया गया, देखिए ऊपर 72 ग्राम, तो 72 अपान जल का अणुभार कितना दिया गया है 18, ठीक है, तो 18 का जब 72 में हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18 का 4, ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 18 × 4 72, ठीक है, तो ये आपका फाइनली आ जाएगा 4। जल के मोलों की संख्या निकल गई। अब हम C2H5OH के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको समझना है C2H5OH की मोलों की संख्या इसी प्रकार से ज्ञात करना होता है, इसीलिए न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाता है। तो इसके मोलों की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो इसका भार लिखना होगा, भार देखिए ऊपर 92 दिया गया था, ठीक है, तो लिख देंगे 92 अपान अणुभार कितना दिया गया है 46 आया है, तो 46 का 2 यानी कि इसको कट करेंगे तो आपका फाइनली 2 आ जाएगा C2H5OH की मोलों की संख्या। अब देखिए हमें दोनों का निकालना था, क्वेश्चन में दिया गया था कि जल का और एथिल अल्कोहल का अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम ज्ञात कर लेते हैं इस फार्मूले की सहायता से।
तो जल का मोल प्रभाज बराबर होता है जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो हम जल का मोल प्रभाज लिख देंगे, जल का मोल प्रभाज, ठीक है। अब फार्मूले से हम लगा देंगे, फार्मूला क्या है, जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या ऊपर देखिए कितना निकाला हमने, ये 4 निकाला है, ठीक है। तो हम लिख देंगे 4 अपान जल के मोलों की संख्या फिर है तो 4 और प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ये हमने 2 निकाला है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 अपान 6 आ जाएगा। अब 6 आने पर आपका जो जल का मोल प्रभाज हो जाएगा फाइनली, तो जल का मोल प्रभाज, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो वो आपका सिंपली आ जाएगा जब हम 4 को 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसका डिवाइडेशन करेंगे तो आपका 0.666। तो ये आपका हो जाएगा जल का मोल प्रभाज। अब हमें जल और एथिल अल्कोहल का अलग अलग निकालना था, तो अब हम एथिल अल्कोहल का भी निकाल लेंगे। तो उसके लिए भी फार्मूला लगभग सेम है, ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो हम लगा देंगे इसको। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पर हम लोग एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, ठीक है। कैसे निकालेंगे, फार्मूला ऊपर लिखा है देख लीजिए सिंपली। तो इसके लिए एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या पहले लिखेंगे, तो ये हमारा 2 आया था, ठीक है। और फिर एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या जिसकी हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना होगा उसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिखेंगे। तो 2 प्लस और जल के मोलों की संख्या कितनी आई थी हमने ऊपर ज्ञात किया था, देखिए ऊपर दिया गया है 4, ठीक है। तो हम 4 लिख देंगे यहाँ पर सिंपली 4, ठीक है। आप देखिए ये आपका हो जाएगा 2 अपान 6, 4 2 6, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा फाइनली 0.333, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा किसका, C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। तो देखिए हमने अलग अलग निकाल लिया, सिंपल है। 3 स्टेप इसमें आपको फॉलो करने होंगे जो कि मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। कौन कौन से स्टेप, देखिए दोनों हो गया, एक ही आंसर एक ही आंसर, ठीक है, राइट आंसर होगा। तो देखिए क्या क्या आपको करना है इस न्यूमेरिकल में। सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ना है, जो कुछ दिया गया है लिखना है। फिर हमें जल का भार तो दिया गया है, लेकिन इसके फार्मूले में जो है मोलों की संख्या है। तो जल के मोलों की संख्या मान लीजिए हमें निकालना है, तो इसका अणुभार भी निकालना होगा। तो अणुभार निकल जाएगा सूत्र से, तो इस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मोलों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब मोलों की संख्या आ जाने पर हम इस फार्मूले में अप्लाई कर देंगे, जो फार्मूला हमने आपको बताया था, बस आपका मोल प्रभाज निकल जाएगा। आप इस न्यूमेरिकल का फार्मूला याद कर लेते हैं तो उसकी सहायता से आप कई न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये न्यूमेरिकल 2.25 ग्राम ग्लूकोज का अणुभार दिया गया है 180 को 25 ग्राम जल में घोलने पर, ठीक है, हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, यानी कि हिमांक में अवनमन, ठीक है, इतना दिया गया है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल आपको कैसे सॉल्व करना है तो समझिए। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन या सॉल्व लिख देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल को पढ़ा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यूज दी गई हैं उसको हम लिखेंगे। जैसे दिया गया है 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोला गया। तो देखिए जल कितना है 25 ग्राम, ग्लूकोज कितना है 2.25 ग्राम, यानी कि जल की मात्रा अधिक है तो ये विलायक होगा, अगर और इसकी मात्रा कम है तो ये विलेय होगा, ठीक है। जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम विलेय कहेंगे, जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे हम विलायक कहेंगे। तो देखिए विलेय का अणुभार है, ठीक है, तो हम लिख देंगे विलेय का अणुभार, और विलेय क्या है आपका, ग्लूकोज है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर आप लिखेंगे विलेय का भार, ठीक है। कितना दिया गया है आपको, तो ये दिया गया है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल w से, ठीक है, स्मॉल w से। तो देखिए कितना दिया गया है आपको 2.25 ग्राम, ठीक है। आप इसे ग्लूकोज का भार भी कह सकते हैं या विलेय का भार, ठीक है। अगला देखिए हमें दिया गया है 25 ग्राम जल में, तो ये है आपका विलायक का भार, या फिर लिख सकते हैं आप जल का भार, ठीक है, जल का भार। इसे हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल W से, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है 25 ग्राम, ठीक है। समझ में आ रहा है, पहले वैल्यूज को लिख लें जो कुछ भी इस न्यूमेरिकल में दिया गया है। अब देखिए क्या दिया गया, हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, यानी कि ये है आपका हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन,
ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ से, ठीक है, डेल्टा टी एफ से। ये आपका दिया गया है 0.93 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ में आया। इतनी चीज़ें हमें इस न्यूमेरिकल में दी गई हैं। अब इतनी चीज़ें तो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब आगे देखिए आपको क्या करना है, निकालना क्या है, आपको निकालना है के एफ, ठीक है, के एफ, इसे हम लोग कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। इसको आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को समझिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला है, फार्मूला, ठीक है। फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ आपको। फार्मूला आपका होता है m, स्मॉल m इक्वल टू 1000 गुणे के एफ, ये आपका स्मॉल एफ रहेगा, यहाँ पर भी स्मॉल है, ठीक है। तो के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपान डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू, ठीक है। ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इससे आप अणुभार भी ज्ञात कर सकते हैं। एम है आपका अणुभार, ठीक है। तो देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, के एफ। तो इस के एफ को हमें इधर कर देना, बाकी इधर सब कुछ, ठीक है। तो हम देखिए इसको इससे गुणा कर देंगे, तो देखिए क्या बचेगा, m इंटू डेल्टा टी एफ इंटू डब्लू, कैपिटल डब्लू है ये, ठीक है, अपान, अब ये 1000 गुणे डब्लू हम नीचे ले आएंगे, तो 1000 गुणे स्मॉल डब्लू, ठीक है, इक्वल टू आपका इधर बचेगा के एफ, ठीक है। ये इस प्रकार से रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से के एफ, ठीक है। ये आपका बचा। अब आगे देखिए, ये फुल के है यानी कि कैपिटल, ठीक है। अब देखिए के एफ को हम इधर कर देते हैं, थोड़ा सा आपको समझना है। तो के एफ इक्वल टू एम इंटू डेल टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू अपान 1000 गुणे स्मॉल डब्लू, ठीक है। अब देखिए हमें वैल्यूज़ को यहीं पर रख देना है और हमें के एफ निकालना था, तो हम के एफ को ऐसे ही लिखेंगे। के एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा एम कितनी दी गई है आपकी, तो एम देखिए कितना दिया गया है, ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमने यम को नहीं लिखा था, तो यम जो दिया गया है आपका यहाँ पर देखिए 180, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एम इक्वल टू 180, ये दिया गया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर चलिए उसको अप्लाई कर देते हैं। तो एम इक्वल टू 180 है, डेल टी एफ यानी कि हिमांक में अवनमन कितना था आपका 0.93 गुणे कैपिटल डब्लू देखिए कितना है ऊपर, ये 25 ग्राम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 25 लिख देंगे अपान 1000 गुणे स्मॉल डब्लू की वैल्यू कितनी थी, तो स्मॉल डब्लू की वैल्यू थी 2.25 ग्राम, ठीक है, ग्लूकोज था। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो के एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा, पहले इन तीनों को गुणा कर दीजिए आपस में, तो कितना आएगा, तो देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 गुणे 0.93 गुणे 25, ठीक है, तो आपका आएगा 4185, ठीक है, इंटू 1000 है। तो देखिए 2.25 है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है दशमलव, तो 2 जीरो ऐसे कट जाएगा, 1 जीरो और, तो यानी कि 2250 जब आप गुणा करेंगे, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अब देखिए फाइनली जो के एफ की वैल्यू आएगी, ठीक है, के एफ इक्वल टू आपका आ जाएगा, जब इसको आपस में आप भाग देंगे तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है। तो ये इसका मात्रक होता है मोलल अवनमन स्थिरांक का। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकते हैं। इस फार्मूले को याद रखिएगा बस। अगर अणुभार भी निकालना है, बाकी सब दिया गया है, तो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ भी किसी भी वैल्यू को आप ज्ञात कर सकते हैं। प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों को उदाहरण द्वारा समझाइए। आपको पता है कि वैद्युत रसायन में जो विद्युत अपघट्य होते हैं, ठीक है, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो सेल में भरे होते हैं, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य जो है प्रबल तथा दुर्बल दो प्रकार के होते हैं। तो दोनों को आपको उदाहरण के साथ समझाना है कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए यहां पर मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, प्रबल विद्युत अपघट्य ये होते क्या हैं, वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी कि ये ऐसे विद्युत अपघट्य होते हैं जो जलीय विलयन में, ठीक है,
या कोई अन्य अगर हम ध्रुवीय विलायक ले लें, इनके साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाएं, उन्हें हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी कि ऐसे विद्युत अपघट्य जो किसी जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। समझ में आया? तो ये है डेफिनेशन। समझ में आ रहा है? जैसे कोई जल ले लीजिए आप लोग, अब उसमें अगर आप प्रबल विद्युत अपघट्य को डालेंगे तो वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे, यानी कि उनके जो आयंस हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग समझेंगे इसका उदाहरण। अभी ये समझ में आपके आ जाएगा, तो हम लोग यहां पर हेडिंग डालेंगे एक छोटा सा उदाहरण है। ठीक है, तो प्रबल विद्युत अपघट्य के कुछ उदाहरण है जो आपको जानना जरूरी है। नंबर 1 है NaCl, NaCl। दूसरा है KCl। ठीक है, NaCl है सोडियम क्लोराइड, KCl है पोटेशियम क्लोराइड, HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद आपका है इसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब जो होते हैं ये प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम NaCl को हम जलीय विलयन में, ठीक है, किसी जलीय विलयन में अगर हम इसे डाल दें सोडियम क्लोराइड को, तो होगा क्या, ये आयनित हो जाएंगे, यानी कि Na प्लस आयन अलग हो जाएगा, Cl माइनस आयन अलग हो जाएंगे, लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। तो इन्हें हम लोग कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। उदाहरण NaCl, KCl, HCl, NaOH, KOH आदि। ठीक है, अच्छा सेकंड जो है हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य, ये क्या होता है? तो ये उसका उल्टा है। वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में बहुत कम आयनन होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी कि ये जलीय विलयन या किसी ध्रुवीय विलायकों के साथ बने जलीय विलयन में इनका आयनन बहुत कम होता है, ये आयनित बहुत कम होते हैं, तो ऐसे विद्युत अपघट्य होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। जैसे एग्जाम्पल समझिए तब समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर हम लोग लिखेंगे जैसे इसका उदाहरण देखिए क्या क्या है। जैसे आपका CH3COOH, ठीक है, CH3COOH। ठीक है, उसके बाद में आपका है NH4OH, NH4OH, ये आपका है एसिटिक एसिड NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद में आपका H2CO3 है। ठीक है, उसके बाद में आपका H3BO3 है और HCN, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये सब जो होते हैं ये आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, नाम पता चल गया। तो ये सब आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, जैसे CH3COOH, NH4OH, H2CO3, H3BO3 एंड HCN। ठीक है, तो ये होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, जो कि रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का है, 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक का। और आपको पता है जो 4th चैप्टर है केमिकल काइनेटिक वो न्यूमेरिकल्स के लिए फेमस है, यानी कि न्यूमेरिकल्स इससे ज्यादातर पूछी जाती हैं, 2nd चैप्टर और 4th चैप्टर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो देखिए प्रथम कोट की एक अभिक्रिया है और 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी कि यहां पर अर्धायुकाल आपको दिया गया है 50 सेकंड, आपको निकालना है वेग स्थिरांक। तो देखिए अर्धायुकाल को हम डिनोट करते हैं टी हाफ से। देखिए हम लिखेंगे अर्ध आयुकाल। ठीक है, मतलब कोई अभिक्रिया कब आधा कब पूरा होता है, ठीक है, वही अर्धायुकाल है। तो अर्धायुकाल को हम डिनोट करते हैं टी हाफ से। टी हाफ इक्वल टू हमें दिया गया है 50 सेकंड। ठीक है, 50 सेकंड। ठीक है, उसके बाद में हमें निकालना क्या है, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक इसको हम डिनोट करते हैं के से, स्मॉल के से। ठीक है, इसको हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, इसका एक फार्मूला होता है वो याद रखिएगा कि K इक्वल टू 0.693 0.693 अपॉन
टी हाफ अपॉन टी हाफ। टी हाफ क्या है? अर्धायु काल। ये फार्मूला याद रखिएगा, इसी से न्यूमेरिकल आपका लगेगा। तो यहां पर हो जाएगा k इक्वल टू 0.6932 अपॉन टी हाफ के स्थान पर हम लिख देंगे 50। क्या लिख देंगे? 50। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर k इक्वल टू, तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे दशमलव आपका है, ठीक है, इस दशमलव को हम इधर लाना चाहते हैं 6 और 9 के बीच में। तो क्या है, हम एक अंक जो है राइट आ रहे हैं। तो यहां पर आपका ये तो हो जाएगा 6.932, लेकिन आपका 10 की पावर -1 से गुणा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इस तरफ आ रहे हैं तो 10 की पावर -1 से गुणा होगा। अगर हम इस तरफ जाते तो 10 की पावर +1 से गुणा होता। ठीक है, तो यहां पर ये याद रखिएगा, जब हम एक अंक दशमलव को यहां पर लाएंगे तो 10 की पावर -1 से गुणा होगा। नीचे आपको हम 50 को लिख सकते हैं 50 गुणे 10। ठीक है, 5 गुणे 10 यानी कि 50, 5 में 50, तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। 6.932 अपान, देखिए यहां पर हम एक मान सकते हैं, 10 के ऊपर एक हमेशा रहता है, 5 इंटू 10 की पावर -1 ऊपर है, और ये जो नीचे 10 की पावर +1 है ये भी ऊपर जाएगा, तो नीचे +1 है ऊपर जाएगा तो -1 ये भी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं डीपली समझा रहा हूं, या मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था। ठीक है, यहां पर हो जाएगा k इक्वल टू, देखिए 6.932, इसको काटते हैं। पहले चलिए ऐसे लिख देते हैं 6.932, आप यहीं पर काट भी सकते थे, अपान 5 इंटू 10 के पावर -1 और -1, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 और 1 जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, तो 10 के पावर -2। अब इसको कट करते हैं, 6.932 को 5 से, तो आपका जब इसे कट करेंगे तो आपका आएगा 1.38। कितना आएगा? 1.38। ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे k इक्वल टू 1.38 गुणे 10 की पावर -2, और प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, यही है आपका वेग स्थिरांक। तो आपको करना क्या है, सिर्फ एक सिंपल सा फार्मूला याद रखना है, वो फार्मूला है ये। ठीक है, अर्धायुकाल तथा वेग स्थिरांक में संबंध का ये फार्मूला है। अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ चुका होगा। अब देखिए ये भी तीसरा क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है, जो कि चौथे चैप्टर का ही है, रासायनिक बलगतिकी का ही। और ये चैप्टर इतना ज्यादा ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। ठीक है, कि कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और ये न्यूमेरिकल इस चैप्टर से ज्यादातर पूछा जाता है, और ये थोड़ा हार्ड न्यूमेरिकल भी है। तो सिर्फ समझिए, कुछ भी हार्ड नहीं है। जब आप पहली बार सीखेंगे तब आपको थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद सब कुछ सिंपल हो जाएगा। देखिए क्या है, प्रथम कोटि की एक अवक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है, यहां पर क्या है, अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है, यानी कि अर्धायुकाल दिया गया है। तो बताइए कि कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल बिल्कुल अलग है। अब समझिए, धीरे धीरे समझिए क्या दिया गया है। न्यूमेरिकल पढ़ा आपने, अब देखिए क्या कहा गया, अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है, यानी कि हमें दिया है टी हाफ, यानी कि अर्धायुकाल इक्वल टू कितना दिया है बताइए, समझिए धीरे धीरे, 100 मिनट। ठीक है, 100 मिनट। अब यहां से हम लोग वेग स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। वेग स्थिरांक को हम k से डिनोट करते हैं। k इक्वल टू एक फार्मूला अभी मैंने आपको बताया 0.6932 अपान टी हाफ बताया अभी फार्मूला मैंने, याद रखिएगा वो फार्मूला, कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो। k इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.6932 अपान 100। ठीक है, कितना लिख सकते हैं हम, 100 लिख सकते हैं। अब हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, इतना हमारा के आया। हमें निकालना क्या है कि बताइए कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा, यानी कि हमें निकालना है समय। ठीक है, हमें टी निकालना है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, चलिए जानते हैं। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए, ठीक है, तो देखिए यहां पर एक फार्मूला होता है प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का, k इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। देखिए लॉग देखकर मत डरिएगा, अभी मैं समझाता हूं। ठीक है, सिर्फ आपको समझना है। ये फार्मूला होता है प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का, जहां k क्या है, वेग स्थिरांक है, t है समय जो हमें इसमें निकालना है, a क्या है, प्रारंभिक मात्रा, a माइनस एक्स है जो कुछ समय बाद, ठीक है, मात्रा। ठीक है, यानी कि t समय पश्चात मात्रा, अभिकारक की मात्रा। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, पहले a हम जानते हैं कैसे निकलेगा। तो मान लीजिए, माना, ठीक है, माना प्रारंभिक मात्रा इक्वल टू ए। ठीक है, इक्वल टू ए। अब a माइनस एक्स क्या है, t
टी समय पश्चात बची हुई मात्रा, तो हम लिखेंगे टी समय पश्चात बची हुई मात्रा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं a माइनस एक्स से, ठीक है, a माइनस एक्स। तो देखिए a माइनस एक्स हमें कितना दिया गया है बताइए, देखिए क्या दिया गया है ऊपर, न्यूमेरिकल पढ़िए पहले, यहां पर दिया गया है, तो बताइए कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 हो जाएगा, यानी कि t समय पश्चात हमें बची हुई मात्रा दी गई है, अपनी प्रारंभिक मात्रा कितनी है ये, और इसका 1/4 यानी कि ये इंटू 1/4, 1/4 तो कहा गया, तो हम इसको लिख सकते हैं a/4। तो a माइनस एक्स के स्थान पर आप लिख सकते हैं a/4, क्योंकि t समय पश्चात, t हमें निकालना, t समय पश्चात बची हुई मात्रा जो है वो अपनी प्रारंभिक मात्रा की 1/4 है। तो देखिए प्रारंभिक मात्रा हमने मानी है a, इसका 1/4 तो a/4, ठीक है। अब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये प्रथम कोट की हम लिखेंगे, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तभी समझ में आएगा। अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला ये मैंने आपको बताया, ठीक है, k इक्वल टू 2.303 अपॉन लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो हम लिख देते हैं एक बार पुनः यहां पर, क्योंकि मैंने अलग से बताया था, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम वैल्यू रखते हैं, k हमारी k की वैल्यू कितनी है, ऊपर हमने निकाली थी, ये देखिए 0.6932 अपॉन 100, तो इसको ऐसे लिख देंगे यहां पर 0.6932 अपॉन 100 इक्वल टू, इसको ब्लैक से कर देते हैं, ठीक है, इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपान a के स्थान पर a ही रहेगा, a माइनस एक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये अपान 4, तो इसको हम लिख सकते हैं a अपान 4। समझ में आया, देखिए ये माइनस एक्स हमने आपको बताया था कि अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4, तो ये अपान 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे भी रहने देते हैं 0.6932 अपान 100 इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू लॉग। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के नीचे हम 1 मान सकते हैं, a का 4 से गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 4a अपान a, ठीक है। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 4a अपान a आएगा, क्योंकि a के नीचे हमें 1 मानना है। अब सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे होगा, तो a का 4 से गुणा होगा 4a अपान a का गुणा 1 से होगा तो a बचेगा, ठीक है। अब a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, देखिए ऐसे आपको लगाना है धीरे धीरे समझ के, ठीक है। तो 0.6932 अपान 100 इक्वल टू 2.303 अपान टी। अब log 4 आपका हो जाएगा, ये log 4, ठीक है। अब चलिए यहां पर कुछ हम क्रिएट करते हैं, वो समझिए ऐसे आपको करना क्या है। यहां पर 0.6932 अपान 100 ऐसे रहेगा, ठीक है, इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 2.303 अपान टी इंटू लॉग, इसको हम लिख सकते हैं log 4 को हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2 log 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 log 2 गुणे 2 इंटू लॉग 2, ठीक है। log 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू लॉग 2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए इतना हमारा आया। अब देखिए यहां पर एक चीज याद रखिएगा, चूंकि log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो यहां पर हम log 2 की वैल्यू पर इसको रख देंगे, तो आपका आ जाएगा, देखिए थोड़ा सा बड़ा स्टेप है, फिर आपको समझना है 0.6932 अपान 100 इक्वल टू 2.303 अपान टी, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.3010, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्योंकि log 2 की वैल्यू इतनी होती है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए हम इसको इधर ले जाते हैं, तो आपका ये हो जाएगा t का इससे गुणा होगा, क्योंकि तिरछा गुणा होगा, तो ये आपका हो जाएगा 0.6932 t, ठीक है, t का गुणा हो जाएगा, और ये सब आपका इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 0.3010। अब इन सबका हम गुणा करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं गुणा, तो
तो ये हो जाएगा t इक्वल टू, ये इधर गुणे में है, इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये 100 है, 100 को इससे गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 230.3, ठीक है। देखिए 2 अंक यहां से ये वाला यहां पर खसक आएगा, ठीक है, इंटू 2 का इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा देखिए, यहां पर हो जाएगा दशमलव, यहां पर 0, ठीक है। तो ये आपका जाएगा 0.602, ठीक है, आप लिख सकते हैं 0.602 अपान, ये वाला गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6932, ठीक है, 0.6932। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका इससे गुणा कर दिए, 230.3 का 0.6020 से गुणा कर देना है। तो देखिए जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए थोड़ा कैलकुलेशन यहां पर करना होगा, आपका आएगा 138.641 अपान 0.6932, ठीक है। अब इतना आ गया, अब आप क्या कीजिए, इनको भाग दे दीजिए आपस में, तो जब आप इनको भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 200, ठीक है, 200.001 ऐसे करके आएगा, लेकिन आप उसे अप्रोक्सीमेटली 200 मान सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 200 मिनट, क्योंकि मिनट में हमने लिया था तो ये मिनट आएगा। तो आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल ये आपका सॉल्व हो चुका है। आप कह सकते हैं कि अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है तो 200 मिनट में वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो चुका है। 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं, नंबर 1 ये जो कि अर्धआयुकाल और वेग स्थिरांक में संबंध है, दूसरा ये जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र है, ठीक है।